नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे शिवानी जी की कहानी ज्येष्ठा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए ज्येष्ठा। कभी कभी नारी ही नारी के लिए एक जटिल पहेली बन उठती है। वैसे एक नारी के जिस छलनामय स्वभाव का घनिष्ठ परिचय दूसरी नारी को अपने पारिवारिक जीवन में पग पग पर मिलता रहता है, वह शायद किसी पुरुष को कभी नहीं मिल सकता। जिठानी, देवरानी, ननंद, भाभी, यहाँ तक कि एक माँ की जाई दो सगी बहनों को भी कभी कभी ईर्ष्या, द्वेष, कामना या लोभ की आरी चीरकर बिलक कर देती है। वह मनस्य के अखाड़े में जूझती वीरांगनाएं किसी कुशल फेसिंग के कलाकार की दक्षता से प्रतिद्वंदिनी को कभी जिह्वा के प्रहार से धराशायी कर देती हैं और कभी छल बल से। जहां मूर्ख पुरुष क्रोध से अंधे बन कभी कभी फांसी के फंदे को भी भूलकर शत्रुमुंड गंडासे से अलग कर देते हैं, वहां प्रतिशोध लेने के लिए नारी कभी ऐसी अविवेकपूर्ण मूर्खता नहीं करती। वह शत्रु की सुख्याति, सुनाम, यहाँ तक कि उसका सर्वस्व भी हरण कर सकती है केवल अपनी तीखी जिह्वा के कुटिल प्रहार से। इसमें कोई संदेह नहीं कि नारी ही नारी की सबसे बड़ी शत्रु है। पीरी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिनी थी स्वयं उसकी भावी सास। पूरे 20 वर्ष तक उसके विवाह मार्ग में वह नागिन सी अड़ी खड़ी फुफकारती रही थी और उन 20 वर्षों में किस दुस्साहस से पीरी उसी मार्ग से लुक छिप कर अपने प्रेमी से मिलती रही थी, मैं सब जानती थी। पर आज यह कैसे हो गया? यह छलनामयी मुझे अपनी क्षणिक झलक दिखाकर नारी स्वभाव के रहस्यमय अवतारणाओं में डुबकियां लगाने छोड़ गई है। अब अपनी मूर्खता पर क्षोभ भी होता है। क्यों वहीं उसे कंधे पकड़कर नहीं झचकोर दिया? कम से कम वह भोला चेहरा पल भर को तो फक पड़ता। मूर्ख हतबुद्धि सी मैं फव्वारे के पास खड़ी बेंच पर निर्लज्जता से चोंच में चोंच मिलाए उस कबूतरी जोड़े को देखती ही रह गई थी। सामान्य रूप से हाथ बढ़ाने पर ही मैं उस कमुकंठ में झूलते मंगलसूत्र के बीच गुथे मूंगे को बड़ी निर्ममता से खींच सकती थी, पर जोड़े के पीछे मुड़ने से पहले ही मैं स्वेच्छा से स्वयं ही मुड़ गई। ऊपर की सड़क पर पहुंचकर देखा तो बेंच खाली थी। सीजन की उद्देश्यहीन भीड़ के अथाह प्रवाह में प्रेमी युगल खो चुके थे। आज से कोई 20 वर्ष पूर्व पीरी ने अपनी सगाई का समाचार मुझे स्वयं तार देकर दिया था। मैं सच कहती हूँ कि उस दिन उसकी सगाई के समाचार से मुझे जितनी प्रसन्नता हुई थी उतनी शायद अपनी सगाई के दिन भी नहीं हुई। न जाने कितनी बार ऐसे ही हर्डल पार करने में पीरी के शरीर और मन दोनों बुरी तरह छत बिछत हो चुके थे। लाखों में एक न होने पर भी उस चेहरे की लुनाई में एक अनुपम आकर्षण था। लंबी छरहरी देह, गेहुआ रंग, सुतवा नाक और ऊंचे उठे कपोल। आंखें बड़ी न होने पर भी 24 घंटे उज्जवल हंसी से चमकती रहती। भूरे रेशम की लच्छियों से केश सामान्य हवा के झोंके से ही मनमोहक घेरे में चेहरे को बांध लेते। उस पर उसका आनंदी स्वभाव पल भर के पाहुने को भी अटूट मैत्री के बंधन में जकड़ लेता। 5 मिनट के परिचय को भी वह 5 वर्ष का परिचय बना सकती थी। इतने वर्षों में भी उस कमनीय चेहरे का कैशोर्य नहीं गया है। जैसे कूर्मांचल का अस्ताचलगामी प्रौढ़ सूर्य जाते जाते भी डूबती किरणों का अद्भुत उज्जवल जाल बिछाता पर्वत श्रेणियों को अनोखी आभा से आलोकित कर जाता है, वैसे ही उससे विदा लेता यौवन बड़ी हठीली धृष्टता से अड़ता उस लुभावने चेहरे को और भी लुभावना बनाता चला गया था। मैं तो उसे देखकर दंग रह गई थी। सामान्य गेहुआ रंग ऐसी दूधिया शुभ्रता में कैसे बदल गया? सुना तो यही था कि बसंत और यौवन पद्म पत्र के जल बिंदु से ही क्षण स्थायी होते हैं, पर इन 20 वर्षों में पीरी क्या और भी सुंदर नहीं बन गई है? वही बलखाती देह यष्टि, मोटी काली चोटी उसी कौमार्यावस्था की अल्हड़ता से सामने झूल रही थी।
कान के पास चंद्रमल्लिका का एक बड़ा सा पुष्प सर्च लाइट सा चमक रहा था, ठीक जैसे हवाई द्वीप की कोई लावण्यमयी धृष्टा किशोरी विदेशी पर्यटक के पार्श्व में कान में फूल खोसे बैठी किसी एयरलाइंस का विज्ञापन बनी मुस्कुरा रही हो। क्या कहूँ, लिखने में तो निविड़ ब्रीडा से लेखनी स्वयं ही संकुचित हो रही है, किंतु मर्यादाहीन औदार्य से प्रदर्शित उस सुडौल नंगी पीठ पर आसपास खड़े कितने ही पर्यटकों की लोलुप दृष्टि गड़ते देख मैं लज्जा से गड़ गई। अविश्वास से मैंने अंतिम बार फिर दोनों को देखा। नहीं, संदेह के लिए सामान्य सी भी गुंजाइश नहीं, दोनों वही थे। पर यह हो कैसे गया? गत वर्ष जिसके स्पर्श से सिहर कर वह मेरे पास भाग आई थी और जिसके अप्रत्याशित प्रणय निवेदन की अद्भुत कहानी सुनाने में बार बार भय से कांपती, सचकित दृष्टि से द्वार को ऐसे देखने लगती थी जैसे कहीं वह अचानक आकर खड़ा न हो गया हो, जिसकी मृत्यु कामना के लिए उसने जाखन देवी के वरदाई मंदिर में निरंतर 3 माह तक घृत दीप जलाया था, जो कभी स्वयं अपनी माँ के साथ उसके सौभाग्य द्वार का पथ अवरुद्ध कर हठीला प्रहरी बन खड़ा हो गया था, क्या वह अंत में उसी की प्रणय डोर से खींची चली गई? पिरी का नाम था हरिप्रिया, एक ऐसा प्रचलित नाम जो कभी पहाड़ की हर तीसरी लड़की का हुआ करता था। पर पिरी हर तीसरी लड़की सी साधारण नहीं थी। शायद यही कारण था कि वह 16 वर्ष की भी नहीं हुई थी कि उसकी कुंडली हाथों ही हाथों में तौली जाने लगी। पितामह मूंगफली बेचते थे, किंतु पिता ने कठोर दारिद्र्य को अपने चरित्र बल से दूर ठेलकर प्रतिष्ठा एवं समृद्धि पाई थी। इसी से थे कठोर मितव्ययी। लोग कहते थे कि उनकी मितव्ययिता ही उनकी सरला पत्नी की अकाल मृत्यु का कारण थी। जो भी हो, उनकी मितव्ययिता से हार मानने वाली पिरी नहीं थी। प्रायः ही वह पिता के इधर उधर छिपाए रेजगारी के स्तूप से मुट्ठी भर चवन्नी अठन्नियाँ बटोर कर अपनी कांच के बटन सी चमकती आंखें चमकाती छत से हमारी पथरीली छत पर कूद आती। अभी अभी मोहनलाल निकलेगा, तू बुला लेना, समझी, छक्कर टिकिया खाएंगे। मैं उसका दुस्साहस देखकर कांप जाती। कहीं उसके पिता ने देख लिया तब? फटी कमीज उल्टी कर कब किस छत के पत्थर पर जमा बूढ़ा जुएं बीनना छोड़ हमारी चोटी पकड़कर घसीट लेगा। क्या कुछ ठीक था? पर संध्या ढलती और मीठे गले की सुरीली हाँक से मोहनलाल न जाने कितनी किशोरियों की चटोरी जिह्वाओं को आमंत्रित कर देता। पोटैटो की टिकिया डबल में 1। मोहनलाल को भला तब अल्मोड़ा की कौन किशोरी नहीं जानती थी। अधेड़ चेहरा, स्याह रंग और सीख सी अंगुलियों में गजब की फुर्ती, पतले तवे पर सिकती गुलाबी आलू की टिकिया, चुटकियों से छिड़का गया मसाला और खट्टी मीठी चटनी डाल बनाई गई अमृत बूटी। कैसा अद्भुत व्यक्ति था वह। रामलीला में बनता था केवट और उसी चौपाई के लहजे में जब मीठी हाँक लगाता, पोटैटो की टिकिया डबल में 1, तो एक से एक सनातनी महिलाएं भी टिकिया खाने पिछवाड़े का द्वार खोल लेती। रामचंद्र जी का केवट है, भला उसके हाथ की टिकिया खाने में कैसा दोष? निपुणिका पुत्री कब कितनी रेजगारी पार कर लेती है, पिता को पता भी नहीं रहता। पहली बार सुंदरी पुत्री की कुंडली मांगी गई तो बेचारे बड़े उत्साह से मृत पत्नी के हरिण के चमड़े से मढ़े जीर्ण पिटारे से कुंडली निकाल चटपट दे आए थे। उसी संध्या को खोटे सिक्के सी कुंडली लौट आई तो उनका माथा ठनका। देने वाले ने तो यह कहकर लौटा दी थी कि कन्या के 3 ग्रह लड़के से बड़े हैं, पर अल्मोड़ा भर की कुंडलियों के रेखाओं का लेखा जोखा रखने वाले भट्ट जी ने कुंडली का भेद खोल दिया। जहाँ जहाँ पात्र से बड़ा भाई होगा वहाँ वहाँ से कुंडली ऐसे ही लौट आएगी पंत जी। कन्या का ज्येष्ठा नक्षत्र है। मूर्खा पत्नी पर मन ही मन उन्हें क्रोध भी आया था। क्या मरने से पहले किसी को कुंडली दिखा नहीं सकती थी अभागी? उन्हें पहले पता होता तो 10-5 रुपया देकर भट्ट जी से ही दुष्ट ग्रह को मटिया मेट करा देते। उनके पुत्र अम्बी ने क्या पुत्री का अष्टम मंगल भट्ट जी के दक्ष स्याही मेट रबर से नहीं मेट दिया? पर दूसरा कटु सत्य अचानक पंत जी को भी अंगूठा दिखाने लगा। क्या कर लिया था कन्या की कुंडली में जालसाजी करके?
क्या भाग्य का लिखा ग्रह भी मिटा सके थे उत्कोच से? विवाह के तीसरे ही महीने पुत्री विधवा हो गई थी। फिर उन्होंने बड़े चातुर्य से कुंडली प्रवासी बिरादरी में भेजी, पर पिरी का ज्येष्ठा नक्षत्र फन उठाए डसने को तत्पर घातक पद्मनागशाही भावी पति के ज्येष्ठ भाई की ओर जीभ लपलपाता दौड़ पड़ता और एक न एक बहाना बनाकर कुंडली फेर दी जाती। फिर ऐसी बात क्या छिपाए छिपती है। कूर्मांचल के कर्मकांडी परिवार तो विवाह योग कन्याओं के मंगल ज्येष्ठ अश्लेषा नक्षत्र कंठस्थ रखते हैं और अवसर पाते ही अपनी विवाह योग कन्याओं के तुरुप लगाने में नहीं चूकते। इसी बीच अचानक पिरी को कुछ क्षणों के लिए बृहस्पति की दशा आ गई। हमारे मकान से लगा मकान था पिरी के पिता का और उससे नए दुमंजिले मकान में पांडे जी रहते थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र राजेश वर्षों पूर्व हाई स्कूल की परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर लज्जा से गृह त्याग कर अदृश्य हो गया था। तब का विद्यार्थी क्या आज के विद्यार्थी सा दुस्साहसी था जो पकड़ने वाले गुरुजनों का पेट फाड़ परीक्षा भवन में उनकी आंतें फैला देता या कलेजा फाड़ कर फेफड़े? पकड़े जाने पर तब का संस्कारशील किशोर या तो ताल तलैया में कूदकर स्वयं को दंड दे लेता या गृह त्यागी बन देश विदेश में अलख जगाए घूमता। धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। इसी बीच काशी के प्रसिद्ध तांत्रिक पांडे जी के अतिथि बनकर आए। एकदम पहुँचे सिद्ध, अखरोट के वृक्ष के नीचे धूनी रमा ली और देखते ही देखते पहाड़ की धर्म भीरू सहज विश्वासी भीड़ ने घेर लिया। कैसे ही विषम प्रश्न पूछो चट उत्तर दे देते। पांडे जी ने भी गृह त्यागी पुत्र के लिए गुप्त प्रश्न किया। उत्तर मिला, तुम्हारा पुत्र दक्षिण दिशा में जाकर एक जहाज में बैठा था। जहाज डूब गया। मृत्यु का संकेत स्पष्ट है। कर्मकांडी पांडे जी ने चटपट कुश का पुतला बनाया और गति क्रिया कर दी। माँ जिस पुत्र का चेहरा भी भूलने लगी थी, उसी के लिए छाती पीट पीट कर ऐसे विलाप करने लगी जैसे लाश अभी आंगन में धरी हो। राजेश की काल्पनिक मृत्यु की 13वीं के दूसरे ही दिन ग्रह के दूसरे पुत्र देवेश के लिए पिरी की कुंडली लेकर पंत जी पहुँच गए। पिरी को सबने देखा था, पर भावी सास को आपत्ति थी। ऐसी रूपवती बहू के 100 नखरे भला वह कैसे सहेगी। फिर उसकी बहन की 3 रूपवती बहुएं उसे सबक सिखा चुकी थीं। तीनों बहनौत रूपवती पत्नियों के गुलाम बनकर रह गए थे। बहू के रूप को क्या मैं चाटूंगी, उसने तुनक कर कहा था। मुझे तो गुण चाहिए, गुण। पर पांडे जी ने मूर्खा पत्नी को मना लिया। कैसी बात करती है, मक्खी चूस की एक ही लड़की है, आखिर कितने दिन जिएगा। सब संपत्ति हमारे देबू को मिलेगी। बस चटपट मंगनी हो गई थी, पर किसी शक्तिशाली कीलक गाड़कर पल भर में अवश्य बना दिए गए ग्रह ने फिर करवट बदली। विवाह के 8 दिन रह गए थे। पिरी की प्रसन्नता आकाश छू रही थी। छूती भी क्यों नहीं, देबू सा सजीला तरुण मोहल्ले टोले में ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता था। बचपन से ही वह पिरी को परी परी कहकर चिढ़ाता था, और एक बार जब मोहल्ले के रिश्ते से हम सब पड़ोस की लड़कियां उसे भाई दूज का टीका लगाने पहुंची तो उसने हंसकर कहा था, सबसे रोली का तिलक लगवा लूँगा, पर इस परी से नहीं। इसे मैं क्या कभी बहन कह सकता हूँ? हाय हाय, कैसा बेहया है ये देबूदा। रुक जा, अभी कहती हूँ चाची से। पिरी बनावटी रोष से कहती बिना तिलक किए ही लौट आई थी। उस दिन से हम नित्य छेड़ती रहती, ए परी जाना, तेरी ससुराल के दाढ़ी में खूब फल आया है, ले आना आंचल भरकर। और क्या, बुढ़िया मुझे वहीं जीता गाड़ देगी। बुढ़िया का बेटा तो नहीं गाड़ेगा अपनी परी को। इतना मैं तुझे लिख कर दे सकती हूँ, वह मुझसे कहती और उसकी सदाबहार आंखें डबडबा आती। बुढ़िया मुझे कभी बहू नहीं बनने देगी। पर जब एक दिन सुना कि सचमुच ही पिरी की सगाई वहीं हो रही है जहाँ वह चाहती थी, तो मैं प्रसन्नता से उछल पड़ी और उसी विवाहोत्सव के लिए परीक्षा से पहले छुट्टी लेकर घर आ गई। आसन्न विवाह तिथि ने पिरी को सचमुच ही परी बना दिया था। उसका वैसा रूप फिर मैंने कभी नहीं देखा। एक तो उसने कभी पहाड़ की देहरी नहीं लांघी थी,
इसी से गालों की पहाड़ी, सेबों की कुंवारी लालिमा, आँखों की निर्दोष चावनी, स्वच्छ दंत पंक्ति और स्वस्थ गुदगुदी देह में कुमायूं की वन लक्ष्मी का सरल सौंदर्य साकार हो उठा था। उधर प्रेम ज्वर सन्निपात की अंतिम अवस्था में पहुंच चुका था। हृदय के उल्लास ने उसे और भी उदार बना दिया था। महा औदार्य से वह दाएं बाएं अपनी प्रसन्नता का सीमित भंडार लुटाए दे रही थी। बात बात पर हृदय लुभाने वाली हंसी, पदचाप से ही मुनियों का तपोभंग करने वाली पीरी के कटाक्ष जैसे और भी घातक बन गए थे। मैंने उसे एक बार टोक भी दिया था, इतना मत हंस पीरी, इतना हंसना अच्छा नहीं होता। बहुत हंसने से बहुत रोना भी पड़ता है, ऐसा मेरी नानी कहती थी। रोएंगे मेरे दुश्मन, समझी? रोएंगे ताई, चाची और मामी जी, जो अपनी लड़कियों के लिए मेरे इसी राजकुमार के सपने देखती रहीं। पर हुआ उल्टा। रोई पीरी और दुश्मन हंस उठे। हम सबको लेकर महा उत्साह से कर्क एंड टैपले की समाधि पर पिकनिक मनाने ले गई थी पीरी। सिटोली के उस गहन वन में उन 2 विदेशियों की कब्र के पास बिताया गया वह दिन आज भी नहीं भूलता। ढालू पहाड़ पर हमारी अल्हड़ अटखेलियाँ, संसार के अनुभवों से अछूता निर्मल चित्त का उल्लास हमें घर लौटने की सुध-बुध भी भुला बैठा। जब लौटे तो दिन डूब चुका था। पीरी ने घर की देहरी लांघी भी नहीं थी कि आंचल घर्षण से जवा पुष्प सी लाल सूजी नासिका पहुँचकर चाची ने टोक दिया, लो शहजादी धेंगड़ी सी वन जंगलों में नाचकर अब घर लौटी है। बीच के कमरे में पहुंचने तक लाल नाग का रहस्य खुल गया। 15 वर्ष पूर्व का ग्रह त्यागी पर्वत पुत्र अचानक बिना किसी सूचना के दुःस्वप्न की भांति भरी दोपहरी में द्वार पर खड़ा हो गया था। इतने वर्षों तक सिंगापुर में था और प्रचुर रुपया कमाकर ही नहीं लौटा। जिस नगाड़े से पेट और सींग सी पतली टांगों को लेकर घर से गया था, उनको भी सुदूर विदेश में कहीं बहा आया था। अब वह ऊंचा अगला गबरू जवान था। अब क्या होगा पीरी? मैं उसे ढाढ़स बंधाने उस दिन उसी के यहाँ रह गई थी। होगा क्या? उसका विश्वास अटूट और दृढ़ था। उसका प्रेमी उसे कभी प्रवंचना की चकर घिन्नी नहीं देगा। देखती नहीं, दिन भर में 3 चिट्ठियाँ लिखता है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। कभी कभी रात को भी मेरी छत पर एक लिफाफा आ गिरता है। तू क्या सोचती है, वह अब मेरे ज्येष्ठा वेष्टा से डरेगा? पर पांडे जी ने दूसरे दिन सुबह ही चिट्ठी भेज दी थी। इतने वर्षों में ज्येष्ठ पुत्र के सकुशल घर लौटने पर अब हम जानबूझकर उसके लिए अमंगलकारी ग्रहों का संयोग कैसे न्योत लें? फिर उसकी माँ कहती है कि उसके पुत्र का दूसरा जन्म हुआ है। अब वह उसे मौत के मुंह में कैसे ढकेल देगी? जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। पंत जी हमें क्षमा करें। यानी मैं मौत हूँ, मैं मौत हूँ। बेचारी पीरी क्रोध से कांपती एकदम बौरा आ गई थी। उसके पिता पत्र हाथ में लिए भावी समधी के पैरों पर टोपी रखने का संकल्प कर भागते गए और उल्टे पैरों लौट आए। द्वार पर ताला पड़ा था। पांडे जी असमय ही कर दी गई जीवित पुत्र की अंत्येष्टि का प्रायश्चित करने सपरिवार गया चले गए थे। तीसरे ही दिन जिस अमानवीय धैर्य से बस्ता उठाकर वह कॉलेज चली गई, उसे देखकर हम सब दंग रह गई थीं। एक दिन पहले बात बात पर रसीले अधरों पर उतर आने वाली हंसी पहाड़ के क्षणिक सूर्यालोक सी ही आकर फिर विलीन हो गई थी। धनु विषम मेघ खंडों ने निर्मल उत्फुल्ल चंद्रबिंब को ग्रस लिया था। पिता के हाथों से कुंडली छीनकर उसने एक दिन जलते चूल्हे में झोंक दी और कठोर स्वर में चिर कौमार्य व्रत की घोषणा कर दी। पांडे परिवार लौट आया, पर देवेश को शायद जानबूझकर ही ताऊ के पास इलाहाबाद भेज दिया गया और उसके इसी पलायन से पीरी बौखला गई। एक दिन वह अपनी छत पर खड़ी हुई तो देखा दूसरी छत पर कोई खड़ा है। तब क्या देबू लौट आया? वह उत्साह से मुस्कुराती आगे बढ़ी और फिर 2 कदम पीछे हट गई। वह देबू नहीं, उसका बड़ा भाई राजेश था। वही जिसने उसके बहुप्रतीक्षित विवाह के ठीक 8वें दिन से एक दिन पहले आकर उसके समस्त स्वर्णिम स्वप्न चूर चूर कर दिए थे। वह धृष्ट युवक उसे निर्लज्जता से घूरता मुस्कुराता
सहसा मुंडेर पर चढ़ाया और देखते ही देखते दोनों छतों को घेरे अखरोट की पुष्ट डालियों को पकड़ता किसी ट्रेपीज के दक्ष कलाकार की भांति उसके पास ही धम्म से कूदकर खड़ा हो गया। उसका दुस्साहस देखकर पीरी स्तब्ध रह गई, पर दूसरे ही क्षण उसकी आंखों से घृणा, तिरस्कार और क्रोध की लपटें भड़क उठीं। जहां 15 वर्ष सिंगापुर में रहे, वहां क्या 8 दिन और नहीं रह सकते थे? वह क्रोध से थरथर कांप रही थी। नहीं, उस निर्लज्ज बेहया का एक एक नैन नक्श अपने सुदर्शन भाई का था। अंतर था केवल शरीर की गढ़न में। जहां छोटा भाई बचपन में सुकुमारी सीता का अभिनय करते करते चेष्टा करने पर भी वास्तविक जीवन में कभी राम नहीं बन पाया, रामलीला के सुदीर्घ अभिनय ने स्त्री सुलभ शील सौजन्य के अमिट अक्षर लिख उसके चेहरे को एक बाल सुलभ जिज्ञासा का साकार रूप दे अद्भुत रूप से आकर्षक बना दिया था। वहीं बड़े भाई की घनी कप्तानी मूंछों के नीचे रसीले अधर द्वय का अस्तित्व ही मिटकर रह गया था। आप क्या अपनी माँ को नहीं समझा सकते कि यह सब कुंडली का ढकोसला आप नहीं मानते? मैं जानती हूँ कि आपके पिता को कोई आपत्ति नहीं है। पीरी ने बाद में मुझे बताया कि वह अपना यह प्रश्न पूछने के साथ ही उसी के सामने रो पड़ी थी। मेरी माँ कभी नहीं मानेंगी, दृढ़ स्वर में उसने कहा और फिर बड़ी उदासीनता से जेब से सिगरेट निकालकर जलाने लगा। अब एक ही उपाय है जो तुम्हें आजन्म के अनावश्यक कौमार्य व्रत से बचा सकता है। उसका स्वर गंभीर था। लग रहा था कि इस बार वह सचमुच ही उसकी हंसी नहीं उड़ा रहा है। क्या? पीरी शायद 2 कदम आगे बढ़ भी गई होगी। उस चंचल किशोरी को मैं खूब जानती थी। आकस्मिक उत्तेजना से उसकी बोटी बोटी फड़क उठती थी। यही कि तुम मुझसे विवाह कर लो। और वह अपनी उसी धृष्ट मुद्रा में खड़ा हंसने लगा। पीरी का गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर बैठा रहता था। उसके मर्यादाहीन अविवेकी प्रस्ताव से उसका सर चकरा गया। मैंने उसे खींचकर ऐसा तमाचा मारा कि चूड़ियाँ टूटकर दूर तक झंझना गईं। फिर मैं पागलों की तरह सीढ़ियाँ फांद गई। पीरी ने मुझे लिखा था। इसके बाद वह उस छत पर कभी नहीं गई। धीरे धीरे उसकी सब मौसेरी फुफेरी बहनों के विवाह हो गए। समय बीतने पर सब माँ बनी। फिर लड़कों की मूछें निकल आईं। लड़कियों के विवाह हो गए और पीरी की हमजोलियाँ प्रौढ़ा बन पान तमाकू गुलगुलाती अपने मेद बहुल शरीर पर चर्बी की तहों पर तहें बिछाती, पास पड़ोस में हाथ नचा आंखें मटका वैसी ही निरर्थक बातों की गंदी पोटलियाँ खोलने लगीं जैसे उनकी माँ, चाची और ताइयाँ खोला करती थीं। किसकी लड़की किसके साथ भाग गई, किसकी बहू ने सास के साथ दुर्व्यवहार किया, किस सास ने नई बहू को उसके दहेज का एक लोटा भी नहीं दिया, आदि आदि। पर पीरी को छूने में जीवन का प्रौढ़ दस्यु भी जैसे सहम कर 2 कदम पीछे हट गया था। वह मेडिकल कॉलेज से छुट्टियों में लौटती भी तो अपने ही कमरे में बंद रहती। एक बार संध्या को वह अकेली मंदिर से लौट रही थी कि उसकी टक्कर भूले बिसरे प्रणयी से हो गई। मान अभिमान के कई रसीले प्रकरणों के पश्चात अधूरे उपाख्यान की नवीन सृष्टि हुई। इन्हीं दिनों मैं भी पहाड़ी गई थी। पीरी से अचानक भेंट हो गई जाखन देवी के मंदिर में। हाथ में धूप दीप लिए वह देवी के सम्मुख नतमुखी खड़ी थी। किसके लिए जला रही है आज यह? मैंने हंसकर उसके कंधे पर हाथ धरा और वह चौंक कर मुड़ी। मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर बैठकर फिर मैंने उसके दुस्साहसी प्रेमी की एक एक भीष्म प्रतिज्ञा सुनी। वह कहता है विवाह करेगा तो मुझी से या जीवन भर कुंवारा रहेगा। उसके पिता तो पिछले साल नहीं रहे, तू सुन ही चुकी है। पर बुढ़िया का जैसा स्वास्थ्य है शायद 200 साल की होकर भी नहीं टलेगी। और वह ससुर के जेठ बहादुर नेपाल में ठेकेदारी कर रहे हैं। सुना ठीकरा भी उठाते हैं तो सोना बन जाता है। बुढ़िया ने बहुत टेसवे बहाए, पर वह भी कहता है कुंवारा ही रहेगा। उसी के लिए तो जलाती हूँ दिया। वह हंसने लगी। उस मंदिर में जलाए गए घृत की महिमा भला कौन नहीं जानता था। बहुत पहले एक प्रणयोन्मत्ता किशोरी ने वहीं दिया जलाया था। जिस घर की कामना हेतु वह प्रदीप लेकर
नित्य संध्या को पहुंचती थी। उसका एक दिन कहीं विवाह भी हो गया, पर किशोरी का था देवी पर अगाध विश्वास। वह नियम पूर्वक प्रदीप जलाती रही। एक दिन किसी ने शायद छेड़ भी दिया। अब क्या करेगी दिया जलाकर? देवी तुझ पर प्रसन्न नहीं हुई। देवी प्रसन्न हुई। जिसे उसने मन ही मन वरा था वही उसका पति बना। नई बहू तीसरे ही महीने गोलोकवासिनी हो गई थी। दूसरा विवाह हुआ उसी किशोरी से। तू किस सौत की मृत्यु कामना करने को दिया जला रही है? मैंने पूछा। क्यों? अबोध शिशु सी आंखों में था अगाध विश्वास। मेरी सौत कौन है तू नहीं जानती? मेरा जेठ। मैं कांप गई थी। छी छी, ऐसा मत कर पिरी। मेरे कहने से क्या पिरी रुकती? मंदिर में नित्य घी का दिया जलने लगा, फिर भी देवी प्रसन्न नहीं हुई। दोनों दर्शनीय कुंवारे भाइयों की राम लक्ष्मण की सी जोड़ी कन्यादाय ग्रस्त माता पिताओं की छाती पर मूंग दलती रही। धीरे धीरे माताओं की कुंठा पिरी के प्रति गहरे आक्रोश में शतमुखी कुत्सा बन कुटिल प्रचार करने लगी। देखती नहीं, दायां पैर बढ़ाकर चलती है। ठीक कहती हो चाची। कल मेरे घर की गली से होकर अस्पताल जा रही थी। मेरी कढ़ाई में तेल जल रहा था। चट इसने नाक पर रुमाल धर लिया। मैं कहती हूँ सारा दोष बुढ़िया का है। अरे दिन दहाड़े जो यह डॉक्टरनी उसके बेटे के साथ मुंह काला किए फिर रही है, उससे अच्छा यह नहीं है कि इसे बहू बना ले। चाल ढाल से तो यही लगता है कि कम से कम 5वां महीना है। एक दिन मैंने सुना और सन्न रह गई। क्या पता बेचारी पिरी को पता भी न हो कि समाज को उसने किस हद तक अपना घातक शत्रु बना लिया है। मैंने जब उसे यह सब कहा तो वह हंसने लगी। मूर्ख औरतें इतना भी नहीं समझती। मैं परिवार नियोजन केंद्र में काम करती हूँ। जो जिरह बख्तर इन्हें पहना चुकी हूँ वह क्या स्वयं नहीं पहन सकती? तब क्या सचमुच पिरी उस कायर व्यक्ति की मिस्ट्रेस बनकर रहने लगी थी? यू आर सेमलेस पिरी, मैंने उसे डपट दिया था। जब उस व्यक्ति में इतना भी साहस नहीं है कि वह तुझसे विवाह कर ले, तब वह जिस जिले में तेरी बदली होती है वहीं क्यों भागता है? क्यों तुझे बदनाम करता फिरता है? इसलिए कि वह मेरे बिना जी नहीं सकता और अपनी खूसट माँ से बेहद डरता है। कहती है उसने यदि मुझसे विवाह किया तो वह ताल में कूद पड़ेगी, पर हम दोनों के मिलने पर अब विधाता भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता, समझी? यही नास्तिक पिरी के स्वभाव का सबसे बड़ा दुर्गुण था। बात बात पर विधाता को दी गई चुनौती और स्वयं अपने अहंकारी स्वभाव पर अटूट आस्था। इसी बीच पिरी का तबादला हमीरपुर हो गया। उधर उसके प्रेमी मुंसिफ देवेश पांडे ने भी बड़ी चेष्टा से अपनी बदली वहीं करवा ली। इस बार पुत्र को शैडो करने मां नहीं जा पाई। बड़ा पुत्र सन्निपात ज्वर से ग्रस्त हो नेपाल से स्वदेश आ गया था। लगता है इस बार मेरा ज्येष्ठा नक्षत्र रंग पकड़ रहा है, पिरी ने मुझे उस बार लिखा था। लाखों फेरे फिरने से ही क्या सप्तसदी संपूर्ण होती है? चाहने पर मैं अब अपने विवाह की रजत जयंती मना सकती हूँ। संयम के चाबुक से अपने को ना साधा होता तो शायद मैं भी तेरी तरह 2 कन्यादान निपटा चुकी होती। जेठ बहादुर की अवस्था बहुत सुविधा की नहीं है। सन्निपात का चौथा हफ्ता ही सबसे खतरनाक होता है और उसी में झूल रहे हैं जेठ जी। मैंने उसे डपट कर चिट्ठी लिखी थी। ऐसी चिट्ठियां मुझे मत लिखा कर, भगवान से तो डर। खुले कार्ड में उस नास्तिक का एक पंक्ति का नंगा संदेश आया था। तेरे भगवान की ऐसी की तैसी। अब तक नादान बालिका के से प्रलाप को सुनी अनसुनी करने वाला धीरमती विधाता भी शायद उस बार बौखला गया। उसी दैवी पाद प्रहार से लड़खड़ाकर पिरी ऐसी गिरी कि विमूढ़ विपन्न बनी किसी अनजान धरातल में धंसती सहसा अदृश्य हो गई। बड़े भाई को देखने गया छोटा भाई जब लौटा तो सन्निपात का विषधर उसे भी डस चुका था। पिरी की सेवा सन्निपात की आधुनिकतम संजीवनी, जिससे आजकल एक साधारण कंपाउंडर भी इस विषम ज्वर को जीत लेता है, उसे नहीं बचा सकी। उसकी मृत्यु के पश्चात पिरी कहाँ गई, कब गई, कोई भी नहीं जान पाया।
लंबी छुट्टी की एक अर्जी देकर वह जैसे एक ही रात में पर उगाकर किसी अनजान दिशा में उड़ती अदृश्य हो गई थी। गत वर्ष अचानक धूमकेतु सी ही वह कूर्मांचल के गगनांगन में एक बार फिर चमक उठी। सफ़ेद साड़ी, रिक्त कलाइयाँ, बिंदी विहीन वैधव्य दग्ध ललाट और वेदना विधुर सूखा चेहरा लिए वह अपने श्वशुर गृह की सांकल खटखटाने बिना किसी पूर्व सूचना के ही पहुंच गई थी। उसी श्वशुर गृह में जहां कल्पना लोक की पालकी उस नवोढ़ा को गुले नारी रंग वाले दुपट्टे से ढांप ढूंप न जाने कितनी बार पहुंचा आई थी, जहां उस किशोरी के कौमार्यावस्था के सहस्त्र दिवा स्वप्न एक साथ ही हाथ से छूट गई ट्रे पर धरे कांच के पात्रों की ही भांति टूटकर चकनाचूर हो गए थे। जहां कल्पना ने उसे नवेली बहू बनाकर खड़ा किया था, वहां ठोस यथार्थ के धरातल पर वह खड़ी थी विधवा के वेश में। जो विवाह न होने पर भी सधवा थी, वह आज अग्नि साक्षी न होने पर भी विधवा थी। उसने फिर सांकल खटखटाई। द्वार सास ने नहीं खोला, खोला उसके बड़े पुत्र ने। पल भर को वह चीख ही पड़ी थी। उसके सम्मुख जैसे सन्निपात ज्वर से रोग मुक्त हो उसका स्वस्थ प्रेमी ही खड़ा था। वैसी ही स्निग्ध तरल बादामी आंखें और रामलीला की सीता की सुकुमार हंसी। शायद मूछें मुड़ा ली थी, उसी से शक्ल छोटे भाई से इतनी मिलने लगी थी। आइए, उसने कहा और सहमी पिरी उसके पीछे पीछे चली गई थी। पिरी ने डरते डरते ही पूछा था, आपकी माँ क्या यहीं होंगी? आपके भाई का सामान? और उसका गला रुंध गया था। बंद खिड़की, बंद द्वार, भयावह अंधकारपूर्ण विचित्र सीलन भरा कमरा। उसके कांपते कंठस्वर को संयत होने का समय देने ही शायद वह बड़ी समझदारी से अपने भीतर के कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर में लौटा तो हाथ में गर्म चाय का प्याला था। लीजिए, आप पहले चाय पी लीजिए। डॉक्टरनियाँ तो सुना है बहुत चाय पीती हैं, क्यों, है ना? वह फिर हंसा और इस बार पिरी का चेहरा एकदम फक पड़ गया। हाथ कांपकर चाय शायद कुछ छलक भी गई। कहीं इसके छोटे भाई का प्रेत ही तो परकाया प्रवेश कर उसे छलने नहीं आ गया। एकदम वैसी ही हंसी और पतली नाक पर पड़ती हूबहू वैसी ही झुर्रियाँ। अपनी माँ को बुला सकेंगे क्या? मुझे इसी बस से नैनीताल जाना है। पिरी ने अधैर्य से अपनी घड़ी देखी। आपके भाई की पासबुक, अंगूठी और बक्सा मेरे पास था। सोचा पहाड़ जा रही हूँ तो अपने हाथ से आपकी माँ को सौंपूंगी। गला पल भर को फिर रुंध गया, पर दूसरे ही क्षण बड़ी स्वाभाविकता से कंठस्वर वैसा ही रोबीला बना लिया जिसमें वह मृत प्राय रोगिणियों के मूर्ख अभिभावकों को समय रहते उन्हें अस्पताल न लाने के लिए डांटा करती थी। मेरे पास फिजूल का समय नहीं। उन्हें ज़रा जल्दी बुला देंगे क्या? बुला तो अवश्य देता। इस बार उसके प्रेमी का पठान सा ऊंचा अगला अग्रज और भी मनमोहक हंसी से उत्तर को संवार उठा, पर मुझे बड़ी दूर जाना पड़ेगा। कितनी दूर? इस बार पिरी के कंठ स्वर में कुंठाग्रस्त अविवाहित नारी की रूखी झनकार स्पष्ट हो उठी। अब तक माधुर्य की रसवृष्टि करती किसी सधे वीणा वादक की अंगुलियां जैसे अनजाने एक बेसुरी मीड़ खींच गईं। मेरी जीप बाहर खड़ी है, आप उसी में जाकर उन्हें बुला लाइए। आपकी जीप है? वह बड़े जोर से हंसा और इस बार वह अपना चेहरा पिरी के एकदम पास ले आया। वह इस बार अपनी चीख नहीं रोक पाई। निश्चय ही यह उसके प्रेमी का प्रेत था। अंधेरा कमरा, पास आते अधरों का परिचित श्वास प्रश्वास। उसकी चीख से सहम कर वह परम दुस्साहसी 2 कदम पीछे हट गया। आई एम सॉरी, आई नेवर मेंट इट। बात यह है कि जहाँ मेरी माँ है वहाँ आज तक संसार की कोई भी जीप नहीं जा सकी। बुलाने स्वयं मुझे जाना पड़ेगा, वह भी 4 कंधों पर। आप क्यों मुझे भी वहीं भेजना चाहती हैं? सुना आप अपनी कुंडली में ऐसे ही किसी घातक ग्रह की सिरिंज लिए घूमती रहती हैं। पिरी तिलमिलाकर उठ गई थी। ओह, तो बुढ़िया उसी के जीवन में विष घोलने को जी रही थी। चलो अच्छा ही हुआ, मिलती तो क्या निर्मल चित्त से उसका स्वागत कर पाती।
यह रही पासबुक, यह अंगूठी और बाहर बक्सा धरा है। कांपते हाथों से बटुआ खोल वह चाबी मेज पर पटक कर भागी और गिरती पड़ती जीभ भगाती सीधे मेरे पास चली आई थी। उसे लगा था वह पल भर भी वहाँ रुकी तो उसके प्रेमी का अदर्शी प्रेत उसे फिर जकड़ लेगा। अच्छा हुआ मैं सब सामान सौंप आई। अब पहाड़ के लिए पत्थर पलटा आई हूँ, अभी नहीं लौटूंगी। पास ही धरे मेरे छोटे कलमदान का ढकना कभी खोलती कभी बंद करती वह मुझे अपनी कहानी सुना रही थी कि उसमें धरी एक छोटी पुड़िया उसकी गोद में गिर पड़ी। अरे यह मूंगा कैसा है, उसने पूछा। जब मैंने उसे उस मूंगे का इतिहास बताया तो उसकी आंखों में एक बार फिर वही कैशोर्य की चमक आ गई। इस बार अल्मोड़ा जाने पर मैं अपनी माँ से यह मूंगा ले आई थी। वर्षों पूर्व मेरी पितामही ने एक प्रसिद्ध वेश्या से उसके कंठ की प्रवाल माला खरीदी थी। पहाड़ में एक लोकोक्ति है कि वेश्या के गले का एक अप्राप्य मूंगा यदि सुहागिनी पहन ले तो वह वेश्या का सा ही अटल अहिवात पाती है, अर्थात अखंड सौभाग्य। वेश्या का सौभाग्य? पीरी कुछ समझ नहीं पाई। समझी नहीं मूर्ख, मैंने हंसकर कहा। वेश्या क्या कभी विधवा हो सकती है? तू क्या सचमुच इसे पहनेगी? उसने पूछा और पल भर को मुझे लगा कि उसकी ईर्ष्या कातर लोलुप दृष्टि में याचना मुखर हो उठी है। और नहीं तो क्या, वेश्या के गले का मूंगा क्या सहज ही में जुटता है? मैंने पुड़िया में बंद मूंगा कलमदान में सहेज दिया। तीसरे दिन पीरी चली गई। उसी दिन घर का सुनार आया। अपने मंगलसूत्र के बीच मूंगा गुथवाने मैंने कलमदान खोला तो कलेजा धक से रह गया। पुड़िया के बीच से मूंगा जादुई बजर बट्टू सा अदृश्य हो चुका था। पल भर में मेरे अविवेकी चित्त ने चट से चुगली खाई। वही ले गई है। वेश्या का मूंगा क्या सहज में जुटता है? छी, कैसी नीच थी मैं। जो 3 दिन रहकर मुझे 300 का सामान दे गई थी, वह भला कीड़े का घुना काले पड़ गए घुने दांत सा मलिन मूंगा चुराएगी? और भला अब किस सौभाग्य की आकांक्षा हो सकती थी उसे? पर अंतरात्मा भी पुलिस के कुत्ते की भांति अपराधी को सूंघकर कभी ठीक ही पकड़ती है। अपनी आंखों से ही तो मूंगे की महिमा देख आई हूँ। शायद इसीलिए वह नैनीताल आकर भी मुझसे मिलने नहीं आई। जिस मूंगे के सूत्र से उसने अचानक नवीन सौभाग्य दस्यु को पकड़ा था, उसे मैं पहचानने पर कहीं खुलवा न लूँ। मुझे एक ही शंका रह रहकर चिंतातुर बना उठती है। पूर्व स्वामिनी के कंठहार का यह मूंगा कहीं पीरी के सीमंत सिंदूर को भी वार वनिता के सिंदूर सा ही क्षण स्थायी न बना दे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।